जैसा लगेगा, बच्चा उसमें पेज लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकता है। तो ऐसे तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट है। एक डायरी रिलीज़ कर दूँगा, डायरी भी मेरी आएगी, वो विधान बायोलॉजी के ही नाम से रहेगी। ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो हल्के हल्के से रहते हैं, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग एक बार स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। सबने देखा है, सब जानते हो, सब अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये पूरा गुथा हुआ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब अगर आप इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली आपको सारी चीज़ें जो है वो लोकेट हो रही हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूँ तो इधर की तरफ पूरा बोनी पोर्शन है, और ये साइड जो है इधर से आप देख सकते हैं, ये रीज़न हमारे एनस का रीज़न है जो कि रेक्टम है, और फिर आगे जा कर के ये एनस बनेगा, ठीक है, जो फीसस को एक्सक्रीट करने का काम करता है। उसके बाद ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, ये वेजाइना है। क्या है? वेजाइना है। और ये ऊपर की तरफ जो पोर्शन है ये हमारा यूट्रस है, और ये हमारी ओवरी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ओवरी का ऊपर का पोर्शन मतलब एंटीरियर पोर्शन, कोई बात नहीं, और ये ओवरी के पोस्टीरियर पोर्शंस हैं, ठीक। ये हमारी फिम्बरी होती है, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ देखते चलेंगे। ये हमारा यूटरस होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन यूटरस होता है। ये हमारी ओवरी होती है, ये हमारा यूटराइन टिब्यूल या फिर फैलोपियन ट्यूब होता है, ये हमारी वेजाइना होती है, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में भी आपकी किताब में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में लाइनें ज़रूर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप हर चीज़ को क्लिक करके छोटी से छोटी चीज़ को जो है, जितने भी टॉपिक मैं बोलता जाऊंगा आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे परप्यूस, ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। क्लिटोरिस आपकी किताब में लिखा हुआ है। यूरेथ्रा लिखा हुआ है। लेबिया मेजोरा लिखा हुआ है। लेबिया माइनोरा लिखा हुआ है। सारी बात आपकी किताब में लिखी हुई है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी किताब में नहीं है, बस आपको इसको देखते हुए चलना है, आपको समझ में आता चलेगा, ठीक। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो किताब में आता है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन से जुड़ा होता है। पेल्विक लिगामेंट, तुमको पता है कि लिगामेंट वो चीज़ होता है जो हमारे बोन से चीज़ें जुड़ी होती हैं, बोन से बोन जो जुड़ी होती है, दैट वाज द लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट होता है, ये पेल्विक लिगामेंट जो होता है, वहीं पे हमारा, ये देखो, अगर आप देखो तो वहीं पे हमारा यूट्रस मौजूद होता है। ये देखिए, ये पेल्विक पूरा, ये पूरा रीजन जो होता है, पूरा जो आप कैविटी देख रहे हो पूरा, ये पेल्विक रीजन है। कैसा रीजन है? पेल्विक रीजन, जो कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट रखता है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एरिया को अगर मैं हटा दूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है, एग, ठीक है, एग प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन मेल में क्या होता है कि एग प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। इसीलिए जो है क्रिकेटर्स जो होते हैं वो एडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एडी। एडी आती है जो क्रिकेटर्स जो है अपने एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर पहनते हैं, ताकि बॉल्स वगैरह जो हैं वहाँ पे ना लगें, अदरवाइज़ जो है डेंजरस हो सकता है उनके लिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जब लोगों को वहाँ चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, मतलब एकदम लगती है जैसे जान निकल जाएगी। बट इनका पूरा पेल्विक रीजन में देखिए पूरी तरीके से, अच्छा रीज़न भी होता है ना, यहाँ पे बच्चा भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्रोटेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी होती है। और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। ये एरिया में बच्चे बनने, यहाँ पे एग प्रोड्यूस होना है। यूरेटर का रीज़न अलग है, ये सॉरी हाँ, वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का रीज़न वो अलग है। तो ये पूरा पेल्विक रीजन में जो होता है वो मौजूद होता है। ये पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं जो बोन से बोन को जोड़ करके रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक सेकेंड, लिगामेंट मसल्स को जोड़ते हैं ना, राइट? कि बोन से बोन को जोड़ते हैं लिगामेंट्स? आई थिंक बोन से बोन को ही जोड़ते हैं। अरे बोन्स ही तो है भाई, ठीक है, बोन से बोन को जोड़ते हैं। ओके, हाँ, सारे बोन्स ही तो हैं, ठीक, मसल्स नहीं। हाँ, लिगामेंट बोन्स से बोन को जोड़ते हैं, राइट। दिमाग से उतर जाए। यूट्रस ये रहा आपका, तो ये आपके यूट्रस हैं, आपको पता है। ये आपकी ओवरी, देखिए कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। पेल्विक रीजन में वही दिखाने की कोशिश कर रहा है जो आपकी किताब की पहली लाइन है, ठीक है। फिर ये आपकी वेजाइना होती है, और जो वेजाइना बाहर की तरफ निकलती है एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है। वेजाइना बॉडी के अंदर की तरफ होती है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो बॉडी के बाहर से दिखती रहती है। वरना भाई आपको कैसे पता लगता है कि कहाँ पे है वेजाइना जो है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चारों तरफ से स्ट्रक्चर को देखना चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखिए तो ओवरी भी जो है वो हमारी बेसिकली किससे जुड़ी होती है, वो भी हमारे यूटेरस रीजन से ही जुड़ी हुई होती है। बात समझ में आया? तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है, ठीक, कि ये किससे जुड़ी रहती है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये रीज़न जो होता है, इस रीज़न को हम लोग कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसे क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो हमारा ओवेरियन लिगामेंट होता है, तो ओवेरियन लिगामेंट वन ऑफ द लिगामेंट दैट होल्ड ईच ओवरी, जो हमारी ओवरी को होल्ड रखती है, अदरवाइज हमारी ओवरी नीचे न टपक जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ओवेरियन लिगामेंट जो होता है वो हमारी ओवरी को होल्ड रखता है। ईच ओवरी मतलब दोनों ओवरी की तरफ आपके लिगामेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे यूरेटर रीजन से लगे हुए होते हैं। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद इन द प्रीटोनियल कैविटी, द ओवेरियन लिगामेंट एंकर द ओवरी टू यूटेरस। ये इसको यूटेरस से जोड़ने में मदद करते हैं और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे कहते हैं, आगे की तरफ कुछ नहीं कहते हैं, आगे की तरफ आपको ज़्यादा नहीं जानना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए ओवेरियर का इंटीरियर पोर्शन अगर आप देखिए तो इंटीरियर पोर्शंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लड वेसल्स आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? ब्लड वेसल्स आए हुए हैं। और यही ब्लड वेसल्स क्या लेकर के आते हैं? LH और FSH लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं बेटा? LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स लेकर के आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और FSH लेकर के आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। GnRH सबसे पहले रिलीज होता है। कौन करता है GnRH रिलीज? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया तो पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या? FSH एंड LH। FSH एंड LH जब रिलीज हुआ तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। किसके पास में? फॉलिकल्स के पास में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 2-3 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, ये याद में रखना है कि देखो, जैसे मेल के अंदर जर्म सेल होता है स्पर्मेटोगोनियम, वो जो है आगे जा करके क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। फीमेल में बर्थ के पहले ही, फीमेल्स में भी बर्थ के पहले ही जर्म सेल्स बन जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, फीमेल में बर्थ के पहले ही जर्म सेल बन जाते हैं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब फीमेल आपकी मैच्योर होने लगती है, देन एक एक जो जर्म सेल है वो आगे जा करके क्या करती है? ओवम बनाती है। और वो ओवम तब बनेगा क्योंकि जब फीमेल जो है मैच्योर होती है या फिर जब थोड़ा सा बड़ी होती है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि उसके हाइपोथैलेमस LH और FSH रिलीज करते हैं। LH और FSH जो है वो ब्लड के थ्रू आता है क्योंकि वो इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। वो उस ब्लड को लाता है हमारे फॉलिकल्स के यहाँ पे एग के पास में, और यही जो ओवरी में, और ओवरी में ही होता है हमारा क्या? जर्म सेल। और ये जर्म सेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH डेवलप फॉलिकल सेल्स। क्या डेवलप करता है? फॉलिकल सेल। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है कौन सी सेल में? जो सेल सबसे ज़्यादा मैच्योर होती है। ये सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट करती है FSH, और जिससे कि जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट होता है। एंड देन एग जो होती है वो आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन होता है और एग बाहर निकल जाती है एंड फिम्बरी उसको डिलेट करती है। ये सब बात आपको पता है, मैं अभी आगे आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना? तो oogenesis यहीं पे होती है। इसी प्रोसेस को जो जर्म सेल से ओवम बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो oogenesis की प्रोसेस आएगी, बता दूंगा। चलो आगे, ओवरीज है आपकी। ओवरी आप देख सकते हैं, यूट्रस आपने देख लिया है, यूट्राइन टिब्यूल भी आपने देख लिया जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास में आई हुई हैं। मतलब ये पूरी चीज़ें ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि यहीं पे आपके फीटस का बनना भी है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? यहीं पे आपका फीटस भी बनना होता है, तो ब्लड का रोल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यूट्रस है, ये यूट्राइन आर्टरीज़ हैं, और ये आपकी इंटरनल इलियक आर्टरीज़ है, जो मेन आर्टरीज़ होती है, जो कहाँ तक आती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आती है, जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है। ये आपकी ओवरी है जहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, और ये ओवेरियन आर्टरीज़ है।
तो ये हमारी ब्लड सप्लाई थी। अब बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना ये रही। वेजाइना के ऊपर पोर्शन में जो ये पोर्शन है इसी को सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जैसे कॉन्डोम हो गए, उसके बाद आपके कॉपर टी हो गया, है ना, और उसके बाद आपके जो मेल कॉन्डोम है वो हो गया, और उसके बाद एक आता है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो आता है वो भी, और एक आता है डायफ्राम। ये तीन चार तरीके के जो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें आप देखोगे कि 3-4 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि सर्विक्स के अंदर स्पर्म पहुंचने ना पाए। क्योंकि वेजाइना में क्या आएगा, वेजाइना में पेनिस आएगा, ठीक है। वेजाइना साइज़ भी जो होती है वो अप्रॉक्स कंट्रीज़ वाइज अलग अलग होती है, 3 to 4 इंचेस 5 इंचेस के आसपास होती है। 3 to 4 इंचेस आप बोलो ये इनफ होता है। उसके बाद जो होता है वो सर्विक्स शुरू होता है। तो सर्विक्स तो यहाँ तक तो इसी पोर्शंस में कौन एंट्री करेगा, इसी पोर्शंस में पेनिस एंट्री करते हैं। तो वहाँ से जो स्पर्म इजैकुलेट होता है वो इसी सर्विक्स के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, जाएगा आपके यूट्रस पोर्शन से होते हुए, यूट्रस पोर्शन से होते हुए कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहाँ पे ये एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो इसी पोर्शंस को क्लोज करने के लिए, इसी पोर्शंस को क्लोज करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल जो है वो किया करते हैं, ठीक। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप देखिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो आया हुआ ये यूरेटर है जो किससे जुड़ा होता है, किडनी से जुड़ा होता है। ये सब आप लोग जानते ही हो। और इनका जो रास्ता होता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में खुलता है, जो कि अलग से ही एक पोर होता है जिसे हम लोग जो है यूरेथ्रा कहते हैं। तो फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए वेजाइना होती है, और एक्सक्रीशन के लिए जो है यूरिनेशन के लिए वो अलग से यूरेथ्रा होती है। तो इस मामले में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलायबल होती है मेल के मुकाबले। आगे की तरफ अगर यहाँ पे बात करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ही एक पार्ट पाया था जिसे हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये वेस्टिब्यूल जो होता है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को दूसरे वर्ड में हम लोग वल्वा का भी नाम देते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग वल्वा का भी नाम देते हैं। यहाँ पे वेस्टिब्यूल में 2 पोर्शन आते हैं। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि वेस्टिब्यूल में क्लिटोरिस नहीं आता है, वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रा आते हैं, और आपके कौन आते हैं, वेजाइना आते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं स्ट्रक्चर्स को, और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया वल्वा, पूरा का पूरा पोर्शन जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसे हम लोग वल्वा कहते हैं। ये आपका लेबिया माइनोरा है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये रीजन जो वल्वा रीजन आपका पूरा कहलाता है, उसमें जो पहली कोटिंग तो लेबिया मेजोरा होती है, जो अभी आप आगे देखेंगे। पहले लेबिया मेजोरा देख लेते हैं। देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पोर्शन लेबिया मेजोरा होती है, जो काफ़ी फैटी पोर्शन होती है, काफ़ी मतलब फैटी पोर्शन होने के कारण जो है, और इसके ऊपर की तरफ जो ये प्यूबिक हेयर्स यहाँ पे होते हैं जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिक कहते हैं इस एरिया में, और यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, छोटा पोर्शन जहाँ पे लेबिया मेजोरा जो होती है यहाँ शुरू होती है, ये लेबिया मेजोरा पूरा पोर्शन, जैसे ये लेबिया मेजोरा का पोर्शन है, किसका पोर्शन, लेबिया मेजोरा का पोर्शन है ये वाला, ठीक है। दोनों लेबिया मेजोरा का पोर्शन है ना। और यहीं से जो है आपकी क्या शुरू होती है, परप्यूस शुरू होती है। और परप्यूस जो एरिया होता है, परप्यूस एरिया के जस्ट नीचे साइड में ही आपको क्या देखने को मिलता है, क्लिटोरिस देखने को मिलता है। आखिर क्लिटोरिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों, ध्यान सुनिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्लिटोरिस की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि क्लिटोरिस वो जगह होती है जहाँ पे फीमेल की सबसे ज़्यादा न्यूरॉन सेल्स मौजूद होती हैं। यही वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूरॉन सिस्टम मौजूद होता है। मतलब फीमेल की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा सेंसेशंस होते हैं वो इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट से होते हैं। क्लिटोरिस एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल डिज़ायरमेंट को इंक्रीज़ करता है। मतलब ये हार्मोनल बैलेंस को रिलीज़ करवाता है। भाई अगर फीमेल्स के नर्वस सिस्टम यहाँ पे हैं, मतलब न्यूरॉन सेल्स यहाँ पे है, इससे अटैच है, तो अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की मूवमेंट होती है तो फीमेल जो है क्वाइटस के लिए प्रिपेयर होती है। कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन तक जाती है, एंड आप बोल सकते हो कि उनके अंदर उनका लिबिडो जो है वो एक्साइटेड स्टेट मतलब सेक्सुअल डिज़ायरमेंट बढ़ता है।
इसलिए क्लिटोरिस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है फीमेल्स रिप्रोडक्शंस के लिए, और साथ में यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स भी कलेक्ट होता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। आपकी किताब में बना नहीं है, लेकिन क्लिटोरिस के आगे पोर्शन में क्लिटोरिस को अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो क्लिटोरिस जो है छोटा सा जो है स्ट्रक्चर लंबा सा ऐसे निकला हुआ रहता है, जैसे ऐसे लंबा सा रहता है। मैं कैसे बनाऊँ, हाँ देखिए इस तरीके से रहता है, इतना बड़ा, और इसी के आगे गोल गोल सा एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग ग्लांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस बोलते हैं। तो इनके अंदर भी हमें ग्लांस देखने को मिलते हैं, और ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है जो यहाँ पे मौजूद होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3D वाले में उतना सही नहीं बना है, लेकिन आप जानते रहिए। मतलब ये कुछ यहाँ से आते हैं स्ट्रक्चर, जैसे ये देख रहे हो ना, ये ग्लांस वाला एरिया है, इसका अंदर भी कुछ एरिया होता है। तो जब ये एक्साइटमेंट स्टेटेड होती हैं तो जा कर के ये आपके न्यूरॉन सिस्टम्स को जो है वो रिस्पॉन्स करती हैं। उसके बाद ये एरिया वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल बीच का एक और कवरिंग होता है। तो सबसे पहला लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर वेस्टिब्यूल, ये 3 आप याद रखिएगा। फिर लेबिया माइनोरा जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ये एरिया पूरा आपका लेबिया मेजोरा है। ठीक, चलिए अब ये रहा आपके पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ये बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है भाई पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बता दिया। ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले फॉलिकल्स बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। देखो ये क्या है, ये पहले स्पर्मेटोगोनियम है, क्या है, सॉरी स्पर्मेटोगोनियम बोला, ऊगोनियम मतलब जर्म सेल, और ये जर्म सेल मतलब आगे जा करके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ। किसने किया? एस्ट्रोजन हार्मोन्स ने। किसने किया? सॉरी एस्ट्रोजन कह रहा हूँ, LH और FSH ने किया, क्योंकि LH FSH रिलीज़ हुआ तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ। फॉलिकल कौन सा हार्मोन्स रिलीज़ करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। जैसे जैसे एग डेवलप करती जाएगी, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम पे वो पीक पे पहुंच जाएगा, और ये जो आपकी ओवम है ये एग को क्या कर देगी? रिलीज़ कर देगी। तो LH FSH promote follicles development, and when the follicle development takes place, then क्या हो रहा है? then estrogen levels increase slowly, ठीक है। अगेन क्या होता है कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और जो फॉलिकल्स है वो लास्ट स्टेज में पहुंचती हैं, देन वो बहुत ज़्यादा जो है एस्ट्रोजन को रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, और उससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस करवाता है कौन? LH का सिक्रीशन बढ़ता है, तो जो ओव्यूलेशन है वो हो जाता है 14 डेज से, जैसे आगे के चैप्टर में लिखा हुआ 10 to 70 डेज के बीच में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 14 हम लोग एवरेज मानते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझिएगा। इसके बारे में तो अभी हमको आगे बताना ही है। ये यूट्राइन ट्यूब होती है जहाँ पे आप आगे डेवलपमेंट को देखेंगे। बाकी और देख लेते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ये ओवरीज होती है, इसमें कोई चीज़ और रखा नहीं है। हाँ, मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, मेमोरी ग्लैंड भी देखते जाओ। मेमोरी ग्लैंड आप यहाँ पे देखिए, ये आपका मेमोरी ग्लैंड से दोनों तरफ एक पूरे जोड़े होते हैं। ये उनमें पाए जाने वाले लोब्यूल हैं जिनको हम लोग एल्वियोलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। जहाँ की वॉल जो होती है, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, वहाँ की वॉल जो होती है, ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, देखते रहिएगा डायग्राम। देखिए यहाँ मैंने आपको यही बताया है, कल मैं इसके बारे में और देखो, ये एल्वियोलाई की वॉल है, और ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही एल्वियोलाई की जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, यही रिलीज़ करती हैं क्या? मिल्क। यही क्या रिलीज़ करती हैं? मिल्क। और इनको प्रमोट कौन करता है? प्रोलैक्टिन। किसके थ्रू आता है? ब्लड के थ्रू आता है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे बतानी थी। बाकी बातें, ये पूरा का पूरा पाथवे मैंने बनाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, कल मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वरना ये प्रोसेस अभी आधा ही रह जाएगा। ठीक, तो ये आपके एल्वियोलाई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ब्रेन है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी हैं, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इसमें दोनों हार्मोन्स काम करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है प्रोलैक्टिन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगी, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगी? मतलब ये मिल्क को प्रोडक्शंस के लिए बताएगी, और प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाएगी। दोनों को मतलब समझो, एक प्रमोट करेगी और एक क्या करेगी? बनाएगी। तो यहाँ पे यही बात आपको ध्यान में रखना है कि दोनों हार्मोन्स काम करते हैं एक साथ, प्रोलैक्टिन भी और ऑक्सीटोसिन भी। ये पहली बार होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों काम कर रहे हैं। देखिए,
प्रोलैक्टिन भी काम कर रही, जो मिल्क के सिक्रीट कर रही है, मिल्क क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है, और ऑक्सीटोसिन क्या कर रही है, उसको मतलब प्रमोट भी कर रही प्रोलैक्टिन को, और साथ में मिल्क को इजैकुलेट भी करवा रही है। तो ये दोनों हार्मोन्स मिल करके काम करते हैं। यही चीज़ आपको आगे बतानी पड़ेगी, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया? तनु, कोई प्रॉब्लम? एक बार आप लोग स्ट्रक्चर वाले पूरे पॉइंट जो हैं पढ़ लीजिएगा, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए, तो लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक 3D स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया हुआ था, तो लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3D स्ट्रक्चर के बारे में। और आज जो है इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एनसीईआरटी बेस्ड, पूरी तरीके से एनसीईआरटी की लाइनों को। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको कम्प्लीटली पूरी तरीके से एक कंप्लीट डायग्राम के तरीके से आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, पेल्विस रीजन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया हुआ था। आज हम लोग जो है उसे टू द पॉइंट एनसीईआरटी की लाइनों से जो है वो देखेंगे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जा कर के देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर आपको दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर हम बात करते हैं ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इन सभी चीज़ों के बारे में। और जब हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की, ब्रेस्ट फॉर्मेशंस वगैरह की, मिल्क प्रोडक्शंस वगैरह की। तो ये जब हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, और जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पर्टिकुलर बात करते हैं प्राइमरी की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं ऊपर की जो मैं तमाम स्ट्रक्चर्स आपको बताए वो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने चीज़ों से मिल करके बने होते हैं। ओवरीज, जहाँ पे ओवम का डेवलपमेंट होता है, ओविडक्ट, जहाँ पे आपकी ओवम फर्टिलाइजेशंस के लिए जाती हैं, यूट्रस, जहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जो हमारा बेबी है वो बनेगा। तीसरी जगह होती है सर्विक्स, जो एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी और एट अ टाइम ऑफ क्वाइटस और एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सर्विक्स का रोल अपना अपना बढ़ जाता है। वेजाइना यस डेफिनेटली आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो गैमेट्स आने हैं वो किसके थ्रू एंटर करते हैं, वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, और वेजाइना ही वो चीज़ होता है जिसके जो क्वाइटस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मतलब कि जब हम एक्सटर्नल तरीके से किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं तो वो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होता है उसका, वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वही एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहलाता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को अगर आप देखेंगे तो जैसे ये फीमेल का बॉडी है, तो फीमेल बॉडी में अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सपोज दैट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एरिया, जितने भी येलो कलर के आपको एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा बोन्स होता है, और इसी बोन्स के नीचे के रीजन में ये मसल्स होती हैं, और वहीं पे अगर आप देखेंगे साइड से तो इस एरिया में आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है वो आपको दिखाई देती है। तो बाकी जितने भी एरिया होते हैं, चाहे वो आपका ओवरी हो, ये सभी चीज़ें पेल्विक रीजन में जो है, पेल्विक बोन्स जो होती हैं उनसे कवर्ड होते हैं, लेकिन बाकी जो आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है वो बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होती है, जिसमें आपकी यूरेथ्रा आते हैं और आपकी कौन आते हैं, वेजाइना आती हैं। ये दो पोर्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सब मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, तो एक बार आप जा कर के देख सकते हैं। आगे कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वहाँ पे आपको दो, अगर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे आपको दो सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक तो प्राइमरी जो मैंने अभी आपको बता दिया, सेकेंडरी में आपको जो है वो देखने को मिलता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड स्पेशली जाना जाता है फॉर द मिल्क प्रोडक्शंस आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, जब बेबी प्रेगनेंसी डन हो जाती है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद जो है मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो फीमेल्स की जो हैं वो उसमें से मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, जो टोटली तरीके से हार्मोनल डिपेंड करता है, जहाँ पे आपके दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपका एक ऑक्सीटोसिन है और उसके बाद दूसरा एक हार्मोन है जिसको कि हम लोग प्रोलैक्टिन कहते हैं।
पर इन अपनी हार्मोन्स की अपनी अपनी कंडीशंस होती है, हर समय मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, हर समय मिल्क नहीं होता, वो कैसे उसकी प्रोसीजर है इसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है वो पूरी तरीके से सपोर्ट होता है किसके थ्रू, किससे अटैच होता है, ओव्यूलेशन से, फर्टिलाइजेशन से, प्रेगनेंसी से, बर्थ से, चाइल्ड केयर से। जैसे माँ को अगर बेटे पे प्यार आ गया, उसकी केयर आ गया तो भी मिल्क प्रोड्यूस होगा, आफ्टर प्रेगनेंसी तो भी मिल्क प्रोड्यूस होगा, बेबी के बर्थ पे फिर भी प्रेगनेंट। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो एसोसिएटेड काम करता है, इंटीग्रेटेड काम, समझ रहे हो ना, इंटीग्रेटेड मतलब साथ में काम करता है आपके इन डिफरेंट टाइप की प्रोसीजर्स में। ओवरीज की अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो जो हमारी ओवरीज होती है वो वही चीज़ हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसका पहला काम होता है ओवम को प्रोड्यूस करना। इसका पहला काम क्या होता है, ओवम को प्रोड्यूस करना, मतलब प्रोडक्शंस ऑफ ओवम जो होता है वो कहाँ पे होता है, ओवरीज में होता है। अब ये जो हमारी ओवरी होती है ये हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो होती है, जो कि बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम प्रोड्यूस करती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि फीमेल्स के अंदर जो जर्म सेल होती है, जो जर्म सेल होती है वो बहुत ही पहले से ही मतलब बर्थ के पहले से ही उसकी बॉडी के अंदर डेवलप कर जाती है। समझ में आया मेरी बात की नहीं, मतलब बर्थ के पहले ही फीमेल बॉडी के अंदर जर्म सेल जो है वो डेवलप कर जाती है। लेकिन बर्थ के बाद जो है उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और जो आपकी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो चलती है और वहाँ से फिर आपका जो जर्म सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है गैमेट्स में, जिसको कि हम लोग ओवम कहते हैं। तो मतलब ओवम का जो डेवलपमेंट होता है वो आफ्टर बर्थ के बाद होता है, और बाकी ओवम जो जिससे ओवम एराइज होती हैं उस सेल का डेवलपमेंट बर्थ के पहले ही गर्भ में ही माँ के हो जाता है। ठीक, समझ में आया ना मेरी बात। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओवरी जो होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। साथ में ओवरी में कई तरीके के हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन जो हमारे इसी ओवम के फॉलिकल सेल से जो है रिलीज़ होंगे, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये सब बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे ओवरीज के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं। बाकी के हार्मोन्स के बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे साइड में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है, 3D डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बाकी आपके डायग्राम में बना भी हुआ होगा। तो यहाँ बुलेट फिगर नंबर 3.6 को आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोकेशंस। इस पोर्शंस में आपका एब्डोमेन होता है और नीचे पोर्शंस की तरफ आपका क्या होता है, ओवरी होता है। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम की तरफ इशारा किया है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो कहने का मेरे मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर के कि जो आपका क्या कहते हैं ओवरी होती है वो बेसिकली एब्डोमेन के जस्ट नीचे साइड में मौजूद होती है। ईच ओवरी, हर एक ओवरी की जो लंबाई होती है वो होती है तकरीबन 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ओवरी होती है वो पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती है और साथ में ओवरी के पोर्शन से भी कनेक्टेड होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए डायग्राम, तो ये आपके ओवरी यूट्रस वाली वॉल से भी कनेक्टेड रहेगी और पीछे साइड में ये पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड रहती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको 3D डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ, तो ये कहाँ पे कनेक्टेड रहती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये पेल्विक रीजन से भी कनेक्टेड रहती है। पेल्विक रीजन जो होते हैं या पेल्विक जो बोन्स वगैरह वाले रीजन होते हैं पेल्विक वॉल से यूट्रस बाई लिगामेंट, किससे जुड़े होते हैं, लिगामेंट के थ्रू ये जुड़े होते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई थिन एपिथेलियल सेल। जो ओवरी होती है वो कवर्ड होती है, बहुत ही पतली एक एपिथेलियल की सेल होती है जिसे हम लोग विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो पूरा अंदर ओवरी की जो पूरी कवरिंग होती है, अंदर की जो पूरी कैविटी होती है जिसे हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, उसको ढकने का काम करती है। तो मतलब ओवरी अंदर से पूरी तरह से खोखली होती है, आप बोल सकते हो, जहाँ पे आपके एग का डेवलपमेंट हो रहा होता है और उसके ऊपर की तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम लोग कैसी एपिथेलियल टिश्यू होती है, कैसे टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। स्ट्रोमा इज, और इसीलिए ओव्यूलेशन के टाइम पे ये फट भी जाती है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा के 2 जोन्स होते हैं। एक होता है पेरिफेरल रीजन, जैसे मान लो ये ओवरी है तो ओवरी के जो किनारे का रीजन होता है इसको पेरिफेरल बोलेंगे और जो अंदर का रीजन होता है उसे हम लोग मेडुला बोलेंगे। इसी पेरिफेरी रीजन में आपको फॉलिकल या ओवम का डेवलपमेंट होते हुए अभी आगे दिखाई देगा।
ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ ओविडक्ट के मामले में, तो आप यहाँ पे ओविडक्ट को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। ये जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप पूरा इलाका जो देख रहे हैं, इस इलाके को हम लोग ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। बाकी ये अपने इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें आपके इस्थमस होते हैं, एम्पुला होते हैं, इनफंडिबुलम होते हैं। तो अगर मैं ओविडक्ट की बात करूं, या इसी को हम लोग दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी देते हैं, या बहुत सारे इसका नाम जो है यूट्रस ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब, या फिर कई डिफरेंट टाइप्स के नाम से जानते हैं, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो ओविडक्ट जो होता है उसमें आपके 3 रीजन होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इस्थमस और एम्पुला जो है वो ज़्यादातर जाने जाते हैं फॉर द टेकअप। एम्पुल वैसे फिम्बरी होता है ये स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले एग को यहाँ से, जब एग ओवरी में डेवलप हो जाती है तो इसको एग को यहाँ से कवर, कौन एक्सेप्ट करता है, फिम्बरी। फिम्बरी के बाद वो रीजन जाता है एम्पुला। एम्पुला और इस्थमस के बीच के रीजन में ही जो होते हैं वो आपके ओवम जो होते हैं वो ज़्यादातर फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म के साथ में। अब स्पर्म आने का रास्ता मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए ये हमारी वेजाइना रीजन है, इस रीजन में पेनिस अंदर एंटर करता है। जब पेनिस से स्पर्म इजैकुलेट होता है तो वो मूव करके कहाँ पे आता है, अगर इस साइड में ओवम है तो इस साइड में जाएगा, और इसी रीजन में जा कर के क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ये सब बातें हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी आपको पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ओके, तो वेजाइना जो होती है वो बेसिकली उसमें कई तरह के एसेसरी डक्ट होते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12। वेजाइना में एसेसरी डक्ट इसलिए होते हैं, रीज़न होता है क्योंकि यूट्रस एंड वेजाइना जो होते हैं उसमें एसेसरी डक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लुब्रिकेशन, ठीक है, फीमेल पार्ट में लुब्रिकेशन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेनिस इसके अंदर एंट्री करता है और अगर इसके अगल बगल लुब्रिकेशन नहीं होगा, चिकने सब्सटेंस बनाने वाले केमिकल सब्सटेंस नहीं होगा जो इस सतह को चिकना बनाएंगे, तो ये जो पेनिस है इसके फ्रिक्शन से, क्योंकि पेनिस मूवमेंट करेगा क्वाइटस में, तो इसके फ्रिक्शन से अक्सर क्या होता है कि इसकी वॉल छिलने का डर हो जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है फीमेल्स का फॉर द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस मेंटली तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर फीमेल मेंटली तरीके से तैयार होती है तो उसके वेजाइना रीजन में अच्छा खासा लुब्रिकेशन होता है, जिससे कि क्वाइटस में मदद मिलती है। और क्वाइटस अच्छा होगा तो आपको पता है कि स्पर्म अच्छी तरीके से इजैकुलेट होगा, और आपको पता है कि वही स्पर्म आपको जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो बहुत सारे एसेसरी डक्ट होते हैं जो इनमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट, उसमें से जो एक फैलोपियन ट्यूब होती है वो जो है उसमें से वो 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे जो होते हैं वो विलाई जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मतलब सीलिया जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो यहाँ से निकलने वाले ओवम को ट्रांसपोर्ट करते हैं किस तरफ, यूट्रस की तरफ मूव कराने का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी साइज़ तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरी। फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। जो सबसे क्लोज होता है ओवरी के पास में स्ट्रक्चर, उसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं, जहाँ से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए उंगली जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिसे हम लोग फिम्बरी का नाम देते हैं। ठीक, विच हेल्प इन, इसका काम होता है कि अगर जो ओवम हमारी ओवरी के अंदर जो है वो डेवलप किया हुआ है, उसे ये क्या काम करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं, और कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये फिम्बरी का काम मैंने आपको बताया, जो किसके रीजन से निकलता है, इनफंडिबुलम। तो क्वेश्चन अच्छा है कि फिम्बरी किस रीजन से जो है वो एराइज होता है, तो इनफंडिबुलम रीजन से जो है वो फिम्बरी जो है वो एराइज होता है। तो काफ़ी बढ़िया ये सवाल होता है, तो ध्यान रखिएगा। द इनफंडिबुलम लीड टू वाइडर, इनफंडिबुलम थोड़ा सा चौड़ा होता है, आप देख रहे हैं आगे का हिस्सा है तो थोड़ा काफ़ी चौड़ा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनफंडिबुलम थोड़ा सा वाइड होता है, पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, और उसके बाद जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। लास्ट पार्ट जो बिल्कुल यूट्रस के पास में होता है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर, तो लास्ट पार्ट जहाँ से आपकी यूट्रस शुरू होती है उसी वॉल में यहाँ पे वो रीजन में इस्थमस होता है। क्या होता है, इस्थमस होता है। अब ये जो इस्थमस रीजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, ल्यूमेन होता है, इट ज्वाइन टू द यूट्रस, और ये यूट्रस से ज्वाइन होता है। यूट्रस की अब हम बात करते हैं। यूट्रस सिंगल होता है, पहली चीज़। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉम्ब, इसे हम लोग वॉम्ब के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, जैसा कि आपने देखा कि ओविडक्ट डबल है, ओवरी डबल हैं, लेकिन फीमेल बॉडी में यूट्रस जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो आपका ओवरी है वो आपकी सिंगल होती है, वॉम्ब होती है। द शेप ऑफ यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पियर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। व्हाट द मीन ऑफ इन्वर्टेड पियर, मतलब कि जैसे आप उल्टा वो रख दो, मटर का जो नहीं होता है पियर,
तो ये उल्टे पियर शेप के होते हैं। इट्स सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। और ये किससे जुड़े होते हैं यूट्रस, ये भी जो है पीछे साइड में जो है वो पेल्विक रीजन से जुड़े हुए होते हैं फॉर द लिगामेंट। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। अटैच टू वॉल द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। जो यूट्रस होता है जैसा कि आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यूट्रस ओपन कहाँ पे होती है, ये आपका रीजन यूट्रस है, जहाँ पे 3 वॉल आपको देखने को मिल रही हैं। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली वॉल है और बाहर वाली वॉल है, फिर मायोमेट्रियम है और सबसे बाहर मतलब इस साइड से बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम। तो आप बोल सकते हैं सबसे बाहर की तरफ जो वॉल है उसे पेरी कहते हैं, बीच में जो पूरा एरिया है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं जहाँ पे आपका यूट्रस होता है, और इंडोमेट्रियम जो आपके यूट्रस की सबसे आउटर लेयर के रूप में जानी जाती हैं। अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब, इसके हम लोग वॉम्ब के नाम से जानते हैं। यूट्रस इज़ लाइक इन्वर्टेड पियर, ये हमें इन्वर्टेड पियर की तरह दिखाई देता है। इट इज़ सपोर्टेड बाई इन्वर्टेड पियर, मतलब कि जैसे आप देखिए, आप अक्सर पियर को ऐसा देखते हैं, है ना, लेकिन ये बगल साइड में देखने इन्वर्टेड टाइप का देखने को मिलेगा, तो कहते हैं इन्वर्टेड पियर की तरफ होंगे। उससे द यूट्रस जो होता है, उसके बाद आप देखिए यूट्रस आपका है, यूट्रस है और यूट्रस ओपन कहाँ हो रहा है, सर्विक्स पोर्शन में। सर्विक्स पोर्शन में आके ख़त्म होता है और सर्विक्स के बाद हमारी क्या होती है, वेजाइना होती है। क्या होती है, वेजाइना होती है। तो यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, तो पहले सर्विक्स फिर उसके बाद वेजाइना में आके ओपन होती है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स के बीच में इस तरीके से 2 कैविटी, जैसे ये सर्विक्स है तो इनके बीच में कैविटी होती है जिसे हम लोग जो है सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं। ये एरिया जो होता है इसी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं, जो एट अ टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, जो एक तरीके से बर्थ कैनाल बनाने का काम करती है वेजाइना के साथ मिल करके। द वॉल ऑफ यूट्रस ऑफ 3 लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किस टाइम पे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए या ड्यूरिंग आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो वॉल होती हैं जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम वॉल या फिर जो ये वॉल्स होती हैं यूट्रस की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब मैं आपको देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन, अगर किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैं स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करूँ और मैं आपसे कहूँ कि जैसे मान लीजिए तो ये आपका यूट्रस हो गया रीजन, ये आपका सर्विक्स रीजन है और ये आपका वेजाइना रीजन है, ठीक है। अब अगर जो आपका एग मान लीजिए फर्टिलाइज कर गया तो यहाँ पे मान लीजिए इंडोमेट्रियम वॉल है, तो और ये आपका यूट्रस है, क्या है, यूट्रस। तो ये इंडोमेट्रियम वॉल में पहले आएगा, यहाँ पे एम्बेडेड होगा, धंसेगा और उसके बाद ये अंदर जाएगा जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और ये जो रीजन होता है पूरा, इस रीजन को हम लोग मान लीजिए यहाँ वाला जो रीजन होता है इसी को हम लोग सर्विक्स कहते हैं, जो थोड़ा सा नैरो होता है और टोटली हार्मोन बेस्ड होता है, जहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत मदद करता है। और ये नीचे का रीजन होता है वेजाइना रीजन। तो मेरी बात को आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा जिस तरीके से मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स की कैविटी होती है उसे हम लोग सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं। जो वेजाइनस होती है जिसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर, जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलता है। एक्सटर्नल वाली लेयर पेरीमेट्रियम होती है, मिडिल लेयर जो होती है उसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे आखिरी जो लेयर होती है उसको हम लोग इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो 3 लेयर मैंने आपको कहा, जो साइड में सबसे आउटर लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, ये थिन होती है और इसी को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल लेयर थोड़ी सी मोटी होती है जिसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं और अंदर की लेयर जो अंदर से सबसे ऊपर की लेयर है, अंदर सबसे ऊपर की लेयर कहने का मतलब क्या है, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर की लेयर को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। जैसे ये वाली जो बाहर की तरफ जो वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली वॉल, तो ये हमारी क्या है कि बाहर के मतलब अंदर से सबसे ऊपर की तरफ है, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच वाले को हम लोग इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरी मतलब आउटर है, तो ये तो जो पेरी वाला होता है वो आपका थिन होता है और मिडिल वाला जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो ये बात आपको ध्यान में भी रख लेनी है भाई, बाकी और क्या बताएं। चलिए अगला इसमें है कि द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। इंडोमेट्रियम जो होती है उसमें चेंज होता है। साइक्लिक चेंज कौन सा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है, तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है 1 to 5 डेज़ क्या होता है
कि ये जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये इंडोमेट्रियम वॉल धीरे धीरे क्या होती हैं कि डिग्रेडेड होना शुरू होती है, मतलब कि ब्रेक होना शुरू होती है इंडोमेट्रियम वॉल, क्योंकि वहाँ पे अब नया वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये इंडोमेट्रियम वॉल जो है जब निकलती हैं तो उसी समय फीमेल में 1 to 5 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआती पीरियड होता है उसमें जो है ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग के दरमियान इसी ब्लीडिंग के साथ ब्लड के साथ में फीमेल के वेजाइना पोर्शन से जो है कुछ मांस के जो टुकड़े होते हैं वो इसी ब्लीडिंग के साथ निकलते हैं। यही जो टुकड़े होते हैं यही आपके क्या होते हैं, कौन से टिश्यू होते हैं, किसके टिश्यू होते हैं, इंडोमेट्रियम वॉल के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होते हैं, ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना के बाहर रिमूव हो जाते हैं। और जब नई मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो फिर नए तरीके से इंडोमेट्रियम वॉल फिर से बनता है। अगर फिर से अनसक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, तो फिर से तो ये साइक्लिक चेंज है, ये बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाई द मायोमेट्रियम की अगर बात करें तो इसमें ये परमानेंट टाइप का होता है और इसमें बहुत कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है, और ये टोटली डिपेंड होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वगैरह में, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं, रिलैक्सिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, इनका जो इफ़ेक्ट है वो मायोमेट्रियम पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन का रोल बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वॉल में कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ बच्चा जो है पुश ना हो। बात समझ में आ रहा ना, अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बच्चा कभी यूट्रस से सर्विक्स तक पहुँचेगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी जो है वो यहाँ पे कौन सी वॉल है, मायोमेट्रियम, जो टोटली हार्मोन्स और नर्व इम्पल्सेस पे डिपेंडेंट रहती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फीमेल में जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स होता है जो थोड़ा सा मतलब एकदम आपको मोटे मोटे फैटी टाइप के दिखाई देंगे, ऊपर की तरफ जो जहाँ पे बाल होते हैं जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिक कहते हैं, यह जो बाल होते हैं प्यूबिक हेयर, ये जो बाल होते हैं इस बाल को प्यूबिक हेयर कहते हैं, और जिस पे ये बाल होते हैं वो थोड़ा सा मुलायम कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग जो है मॉन्स प्यूबिक के नाम से जानते हैं। कुशन लाइक स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा गद्दीदार होता है, फैटी एरिया जो होता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर की तरफ होता है, जो मेल में भी होता है, फीमेल में थोड़ा सा वो ज़्यादा कुशन होता है, और वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स भी पाए जाते हैं जो स्किन को कवर करके रखते हैं। वहीं पे लेबिया मेजोरा जो बगल मैंने आपको बताया दो फैटी की जो फैट जैसे फैटी सा स्ट्रक्चर्स होता है उसी को हम लोग लेबिया माइजोरा कहते हैं। इसके अंदर लेबिया माइनोरा होता है और फिर वेस्टिब्यूल होता है। तो 3 स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर गूगल पे मतलब वो 3D में दिखा दिया था। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वेजाइना रीजन होता है, वेजाइना रीजन के पास में एक छोटी सी हाइमन झिल्ली पाई जाती है। ये देखो यहाँ तक मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। हाइमन को ज़रा सा आप देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप सभी ने सुना होगा कि फीमेल्स में बोला जाता है कि फीमेल्स में एक वर्ड यूज़ किया था जिसे हम लोग वर्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जिन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में कुंवारी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब मैं इस टॉपिक को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बताता नहीं, बट हाँ ये टॉपिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंडियन में मिथ समाज को जो मिथ फैली है, रूढ़िवादिता फैली है, या जो तमाम तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा मारता है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी की किताब को काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये मेरी आपकी सारी बातों को ये ऑलरेडी सबमिट करके रखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि वेजाइना एक ऐसा रीज़न है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो एडल्ट यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर क्वाइटस के टाइम पे जो मेल होते हैं वो यूज़ में लाते हैं। ठीक है, मतलब इनके थ्रू और पेनिस के थ्रू जो है वो क्वाइटस होता है। ठीक है, पेनिस जो है, पेनिस गोज इनसाइड द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना कैविटी एंड आफ्टर क्वाइटस पीरियड इजैकुलेट इट्स स्पर्म। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो वेजाइना है जब वो पेनिस जो है जब वो वेजाइना के अंदर एंटर करता है तो वो स्पर्म को इजैकुलेट करता है। बट सपोज़ दैट, मान लीजिए कि ये आपका वेजाइना है और इसमें एक झिल्ली लगी होती है बहुत किनारे किनारे में, और इसका पोर बहुत छोटा होता है। सपोज़ दैट मान लीजिए ये वेजाइना की वॉल होल है और यहाँ पे आपको छोटी सी, आपको इतने दूर पे झिल्ली लगी होगी, जहाँ तक मैं ऐसे डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये झिल्ली और बीच में बस छोटा सा पोर है, क्योंकि भाई आपको पता है कि ओवम वगैरह बाहर निकलती हैं और ये इंडोमेट्रियम वॉल वगैरह बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है। जब ये छेद बहुत छोटा माइन्यूट होता है तो आभास ऐसा होता है फीमेल को कि किनारे किनारे एक झिल्ली बनी हुई है।
तो जब कोई लड़की कुंवारी होती है तो ये झिल्ली जो होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि झिल्ली जो है वो ब्रेक नहीं होती। बात सही है, बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझिए पहले आप, अगर कोई लड़की कुंवारी है तो वो बात तो सही है, अगर झिल्ली है तो आप समझ लीजिए कि लड़की ठीक है भाई कुंवारी, उसने पहले कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हुआ है, क्वाइटस नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई लड़की एथलीट है, क्या है, एथलीट है, मान लीजिए कोई लड़की पुलिस में है, आर्मी में है, किसी भी चीज़ में है, वहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग दे रही है, या बहुत दफ़े लड़कियाँ साइकिलिंग वगैरह भी करती हैं, तो साइकिल का डंडा वगैरह होता है, आपने देखा होगा। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि साइकिलिंग करते वक्त या दौड़ते वक्त या पुलिस ट्रेनिंग करते वक्त काफ़ी दफ़े जो है जब वो पैर अपना स्ट्रेच कराया जाता है, पैर को देखा होगा आपने, एथलीट लोग क्या करते हैं, पैर को स्ट्रेच करते हैं, नहीं करते दोनों पैरों को, तो कई दफ़े ये जो हाइमन झिल्ली होती है ये फट जाती है, और ये फटने से ये एरिया क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो लोगों को लगता है, जिनके पास अल्प ज्ञान होता है, तो उनको लगता है कि लड़की जो है वो वर्जिन नहीं रह गई, उसने पहले कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो इसी मिथ को भाई आपको दूर भगाना है कि हाइमन से मतलब नहीं होता है, हाइमन ही सब कुछ नहीं है कि लड़की जो है वो वर्जिन है या फिर नहीं है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वो लड़की साइकिलिंग वगैरह करती है, एथलीट है, तो जाहिर तौर पे झिल्ली किसी भी तरीके से फट सकती है। सपोज दैट कोई लड़की है, कहीं चल रही है, फिसल उसल गई, गिर गई, तो भी उस कंडीशंस में भी हाइमन के फटने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो हाइमन झिल्ली होती है, जो वेजाइना के ओपनिंग के पास पाई जाती है, वो किसी भी कंडीशंस में ब्रोक हो सकती है। तो वही लिखा है, इट कैन आल्सो बी ब्रोकन फर्स्ट। देखो अक्सर ज़्यादातर देखा गया कि हाइमन इज़ ऑफन टॉर्न, मतलब ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट इंटरकोर्स पे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, इट कैन बी आल्सो बी ब्रोकन, ये और भी तरीके से ब्रोकन हो सकती है, जैसे कि सडन फॉल, अचानक से गिर जाए लड़की, टांग वांग थोड़ा सा फैल जाए इधर उधर, ठीक। इंजर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, अगर मान लो एक स्ट्रक्चर से वेजाइनल टैम्पन अगर आप उसको इंजर्ट कर लेती है तो भी उस कंडीशंस में भी वो फट सकती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, ठीक है, बहुत सारी लड़कियों को घुड़सवारी का शिकार होता है, तो मतलब शौक होता है, तो घुड़सवारी के टाइम पे भी क्या होता है कि वो जो बोन्स होती है वो वहाँ पे बीच में बैठेंगे तो फटने का डर है। साइकिलिंग, इन सभी चीज़ों में भी हाइमन की झिल्ली फट सकती है। तो ये हमारे जो है इंडिकेटर, वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है। ये बात क्लियरली आप जान लो कि अगर किसी में हाइमन नहीं है या फट गई या रप्चर हो गई है, तो ये बिल्कुल मत समझिए कि वो लड़की वर्जिन नहीं है। वर्जिन वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई लड़की पहले इंटरकोर्स कर चुकी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो हम उसे वर्जिन नहीं मानते हैं, ठीक है ना, यही आपकी सच्चाई होती है। अगर कोई लड़की पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस कर चुकी है तो उस कंडीशन में हम उसे वर्जिन नहीं मानते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाइमन नहीं है तो लड़की पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी है, क्योंकि हाइमन कई तरीके से और भी डैमेज हो सकती है। तो ये जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया, इस प्रोसीजर्स को, ये पूरा चीज़ जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बताती है, जो अभी और आगे डिस्कस किया जाएगा किसके बारे में, तब वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आपसे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, और किसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और आपसे डिस्कस किया जाएगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।